नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर स्वागत करता हूं मंथन होम्योपैथिक विजन में डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला, डॉक्टर शैलेंद्र सर के साथ में हम लोग फिर चर्चा में आज शामिल हैं और अच्छे से टॉपिक आप लोगों के बीच में सर दे रहे हैं और आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और ऐसे ही प्यार मिलता रहे तो हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज हम लोगों ने एक टॉपिक चुना है वॉशिंग मैनिया। आज समाज में इस तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं जो वॉशिंग मैनिया से ग्रसित हैं। तो आज सर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वॉशिंग मैनिया क्या है और इसके निदान के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो सर आज बताइए कि सर वॉशिंग मैनिया क्या है? ये जैसा कि आप शब्द के माध्यम से समझ सकते हो कि वॉशिंग का मतलब क्या हुआ, धोना धाना, जो भी आप जो है बार बार सफाई, है ना। और मैनिया का तात्पर्य क्या समझते हो आप? उसके लिए एक तरह से पागल हो जाना, मतलब एक ज़्यादा अलग बहुत एक माथे मतलब जुनून हो जाना, जुनून सवार हो जाना, बिना किए चैन ना आना, जो दिमाग में आया सफाई को लेके उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं करते तब तक उनको मतलब अंदर से चैन नहीं आता। जैसे बार बार हाथ धोना, सफाई बार बार करना, हर जगह ऐसा लगता है कि नहीं ये गंदगी ही है, इसको धो लें, साफ कर दें, और इसको बार बार रिपीट करता है। जब तक वो कर ना ले आप मन की शांति नहीं मिलती है। तो क्या सर इसमें सिर्फ हैंड वॉशिंग बार बार आती है या और भी चीज़ें वॉश करने की उसमें आ सकती हैं? देखो, मैंने अपने अनुभव में जो पेशेंट को देखा है तो उसमें एक ऐसी स्थिति होती है कि शुरुआती दौर में घर का, परिवार का व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये एक तकलीफ है। वो सफाई सबको पसंद आती है तो नॉर्मल ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा ये ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो धीरे 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 हर चीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाता है। पहले तो अपने हाथ को ही ले लो, कपड़े को ही ले लो, बिस्तर को ही ले लो, ठीक है, कहीं पे भी उसके चीज़ों को लगता है कि हमें यहाँ पे गंदा है, इसको हमें साफ करना है। और पेशेंट का तो मैं ऐसा देखा हूँ कि एक उसका हस्बैंड कंप्लेन कर रहा है कि सर ये टंकी का टंकी पानी खत्म कर देती है, और अगला व्यक्ति वो जब उससे बात हो रही तो वो मतलब जो है हेल्पलेस है। आप कितने भी प्रेशर कह रहा कि हो जाता है नहीं, उसको खर्च हो जाता है। वो उसका एक ही वर्ड है कि मैं मतलब मुझे अंदर से चैन नहीं मिलता है, अंदर से शांति नहीं मिलती है जब तक ये कर ना ले। तो सर क्या इसको हम आदत मान सकते हैं या कोई मानसिक बीमारी माने? नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है, यहीं पे आपको समझना पड़ेगा। आदत आप धीरे धीरे अपने मन से भी आप सेल्फ रियलाइज करके सुधार सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन में, इंट्रोस्पेक्शन में, आत्मावलोकन से हम अपनी आदत को सुधार सकते हैं और सुधार भी लेते हैं। लेकिन ये एक मानसिक तकलीफ है, मेंटल तकलीफ है, तो इसको मतलब वो व्यक्ति समझते हुए भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। जिस व्यक्ति को तकलीफ होती है वो समझते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ये तकलीफ है, मानसिक बीमारी है, अगर हम संक्षेप में बोले तो। अच्छा, तो सर इस बीमारी के अगर प्रमुख लक्षणों की बात करें तो क्या हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं? देखो, एक्चुअली में क्या है कि इसके जैसे क्या है कि सबसे ज़्यादा कि उसको ये सारी चीज़ों से इरिटेशन होने लगता है। वो खुद भी इरिटेट जिसको होता है उसके अंदर इरिटेबिलिटी पैदा हो जाती है, लोगों को तकलीफ होने लगती है उससे। जो व्यक्ति जैसे घर में है तो कंप्लेन वो खुद भी करते कि बच्चे भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, पति भी नाराज़ हो जा रहे हैं, पत्नी को हुआ है तो वो इस तरीके का कंप्लेन करते हैं। और एक चीज़ और है कि देखो, मैं आपको एक चीज़ अनुभव से बता रहा हूँ कि जितने पेशेंट का मैंने केस लिया है तो खासकर ये चीज़ देखा है कि जिनका लॉन्ग टाइम में इमोशनल सप्रेशन है किसी भी कारण से, जो जिसमें उसको कई बार उसकी वाली नहीं हुई और उसने कंप्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाई किया, कंप्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाई किया,
और धीरे 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 उसके अंदर में ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसको भी पता नहीं चलता जिसको, और उससे आप हिस्ट्री लोगे तो ये पता भी नहीं चलेगा। वो बोलेगी कि नहीं पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये हो गया है, अब मैं नहीं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। आप सोचो कि वो अपने आप को वहाँ पे रोक नहीं पाते। तो ऐसा तो इमोशनल सप्रेशन मतलब मैंने जो अगर इसका अगर हम कारण बताएं तो कई कारण हो सकते हैं अलग अलग, बट हमारे अनुभव में जो ये आया कि जिसका इमोशनल सप्रेशन ज्यादा है, किसी भी कारण कैसे भी किया गया हो पहले से किसी बात किसी से, के द्वारा किया गया हो तो भी तो उसके वजह से भी आप ये दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीजें को समझना होगा कि ये एक मानसिक बीमारी है और इसको हम उसी तरीके से आगे पेशेंट एज ए पेशेंट। तो ऐसा सर केस में क्या होता है कि रोगी माने हाथ धोने के लिए बार बार मजबूर ही होता है? मजबूर इसलिए होता है कि देखो उसके अंदर में धीरे धीरे एक एंजाइटी, डर, चिंता, उसको लगता है कि कहीं अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इस टाइप की भी फीलिंग हो जाती है। कुछ तो ऐसे भी पेशेंट बोले कि हमें नहीं लगता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, ईश्वर नाराज हो जाएंगे, जो इस तरीके की भी फीलिंग मैंने देखा। साफ सफाई को उसके मन में कुछ ऐसा बस गया है। हाँ, बस गया है, और उसको एक एंजाइटी, डर, फियर सब चीजें जो है बैकग्राउंड में कई चीजें हो सकती हैं, उसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम में वो चीजें ज्यादा रन करने लगती हैं, ये सब चीजें। और जितना ज्यादा ये मतलब लॉन्ग टाइम में जितना ज्यादा आप अवॉइड करते जाओगे उतना ज्यादा वो हावी होता जाएगा तकलीफ। तो इसको सामान्य साफ सफाई और बीमारी में डिफरेंशिएट कैसे करें? क्योंकि हमने भी एक दो अपने रिलेटिव में ही देखे कि लगता है कि वो बहुत साफ सफाई कर रहे हैं या हाथ धुलने की आदत उनकी ज़्यादा बनी हुई है, तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करें कि ये मैनिया फॉर्म में है या अभी ये उस स्टेज में नहीं पहुंचे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप देखोगे कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है, तो उस व्यक्ति को नहीं पता, लेकिन आसपास जो उसकी फैमिली में रहे उनको तो पता है ना। अब आप कितने देर, अब अगर आप जैसे आपको बोले कि भाई जाओ, आप जैसे आप डिनर का टाइम हुआ है, लंच का टाइम हुआ, आपके यहाँ कुछ हुआ, जाओ भाई थोड़ा सा हैंड वॉश कर लोगे, कितना देर करोगे आप? हाँ, गए नॉर्मल करोगे ना, 5-10 सेकंड में हाथ धुल गया, 10 सेकंड 20 सेकंड ले लोगे, आधा मिनट ले लोगे। वो व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि 30 मिनट में भी उसको संतुष्टि ना मिले, 15 मिनट में भी संतुष्टि नहीं मिले, घंटे में लग जाए, ज्यादातर उसके तो मिलेगा ही। अगर हम लोग पेशेंट की बात करें तो उसके आसपास के लोगों से जो उसके साथ में आते हैं उनसे ज्यादा कंप्लेंट मिल सकती है कि इनके अंदर ये देखो कमी है। वो कंप्लेंट आप ऐसे भी मिल सकती है, लोगों से वो व्यक्ति खुद भी दूरी बनाना शुरू कर देता है। मैं आप एक पेशेंट का बता रहा हूँ, वो तो ये एक लेडीज ही पेशेंट थी, तो वो ये बोल रही थी कि मैं तो कहीं ट्रेन में भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा, हाँ, खाना पीना मैं पसंद नहीं करती हूँ, अगर इमरजेंसी हो गया तो 12-12 घंटे तक जो है वो टॉयलेट को जो है अपने को कि हम यूज नहीं करें, उसको गंदगी इस तरीके का कि नहीं हम जाएंगे तो हम कैसे साफ सुथरा होगा, ये उसको भी वो अपने आप को रोक लेना, सप्रेस कर लेना। जब इसको साफ सफाई अगर नहीं दिखती है तो वो भी इसमें साफ सफाई आपको दिखेगी, लेकिन उसी साफ सफाई में उस व्यक्ति को नहीं दिखेगा जिसको ये तकलीफ होगा। उसको चाहिए कि और साफ होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग साफ होना चाहिए। यस, ये पॉइंट है कि उसके अनुसार उसको लग रहा है कि सफाई नहीं है। आपको एक नॉर्मल आदमी को तो लगेगा कि नहीं यार ये सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी पहचान है कि आपको जो है नॉर्मल व्यक्ति की जो टाइमिंग होगी और उसकी जो टाइमिंग होगी वो अलग होगा। लोगों से कटना शुरू कर देंगे, लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। आप बार बार जब कोई जाएगा और आप उस तरीके का बिहेव करोगे तो लोग भी उससे दूरी बनाना शुरू करेंगे कि भाई वहां जाते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है, वो साफ सफाई करने लगते हैं, बाद में पता उसको लगता है तो उसको तकलीफ, हम लोग चले गए तो उसके बाद घर में साफ सफाई हुई तो कोई अगर आदमी अगर नॉर्मल है नहीं जानता है तो उसको बुरा भी लगता है। तो ये एक तकलीफ है। जैसे क्या इस बीमारी से मानसिक स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। आप ये तो नॉर्मल एक मानसिक बीमारी है ही है ऑलरेडी। अब आप सोचो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें रन कर रही है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज चल रही है कि गंदा है,
हमको धोना है, साफ करना है, आपके माइंड में और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बार बार वही रिपीट कर रहे हो, तो फिर वो तकलीफ तो होगी ना। और आपका सारी चीजें नॉर्मल रहेगा, सही से नींद नहीं आती, नींद पे इफेक्ट हो जाएगा, स्लीप पे इफेक्ट हो जाएगा, आपका भोजन, आपकी जो आप खाना पीना खा रहे हो वो सही टाइम पे आप नहीं खा पाओगे, उसी चक्कर में लगे रहोगे। पेशेंट दम बिल्कुल लिंथीन भी ऐसा देखा है कि हो जाता है, इस तरीके का भी स्थिति मैंने देखा है। तो जो सर अभी बताया सर आपने कि तनाव और मैंने एंजाइटी भी होती है या चिंताएं, इनके फियर सब चीजें मेन आ कारण जाती है बनते धीरे-धीरे। हैं, हाँ, ये भी कारण बनते हैं। और सबसे बड़ी कारण इसके बीमारी का मैंने बताया ना, मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ कि आप जिसका भी मैंने हिस्ट्री लिया उसमें ये दिखा कि उसको कहीं ना कहीं उसके इमोशंस को सप्रेस्ड किया गया है, तनाव में रहा है, तनाव में रहा है, अपने आप इमोशंस को अब मैनेज किया जबरदस्ती, तब वो ये तकलीफ धीरे धीरे वो आने लगता है। सर ये जो ये बीमारी है ये पारिवारिक और समाज में क्या प्रभाव डाल सकती है? देखिए समाज में तो मैंने अभी बोला ना कि समाज में जब इस तरीके की जब तकलीफ होती है तो जो लोग अनजान है तो क्या होगा कि वो दूरी बढ़ जाएगी, सामाजिक दूरी बढ़ेगी, लोगों के साथ में उठना बैठना, एक कंपनी, ये सारी चीज़ें तकलीफ आने लगती है। और परिवार में अगर परिवार नहीं समझ में आ रहा, परिवार को ये बातें उसको नहीं समझ में आ रही है तो परिवार भी उसके विरोध करेगा और परिवार में एक तनाव बढ़ जाएगा, बच्चों से तनाव, उसके फैमिली में काफी प्रभाव डाल सकती है ऐसी बीमारियां, रिलेटिव है उनसे आपको जो है तनाव आएगा, वो सब भी इफेक्टेड होंगे। तो आपका एक जो सोशल बैलेंस है, अगर हम एक शब्द में बोले तो सोशल बैलेंस आपका क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो सर उसको परिवार के लोग भी उसमें मदद करनी चाहिए, मतलब उसकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल मदद करते हैं तभी रिकवरी होता है। जो समझदार लोग हैं समझ गए इजीली, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स को इसका एहसास ना होता हो। अक्सर अब देखो लोग बहुत ही जागरूक हो गए हैं, लेकिन अगर वो कई बार बिजी हैं, व्यस्त हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कई बार उसको आप डांट दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा दबा रहे हो उसके इमोशंस को, वहां पे भी उल्टा असर होने लगता है ना। हाँ, अगर ये बीमारी बच्चों में अगर पाई जाए, हाँ, और पेरेंट्स समझ ना पाए तो बड़ा गलत प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों में भी ये बीमारी पहले तो मतलब जैसे कि ये भी जब उनके इमोशंस को आप ज्यादा सप्रेस करते हो, हाँ, बहुत ही ज्यादा उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो उनके में भी ये दिक्कतें आने लगी हैं। तो वहाँ तो पेरेंट्स के लिए तो नहीं पेरेंट्स समझ नहीं पाते इस बात को, क्योंकि वो डांट रहे हैं, उसको समझा रहे हैं बार-बार, वो अपना हैंड वॉश कर रहा, टाइम दे रहा, बार-बार वहाँ पे उसको ये हो रहा, तो उनके लिए तो बड़ी समस्या की बातें हैं ये। हाँ, तो शुरुआती दौर में अगर पता लग जाता है तो आप उसकी तकलीफ जो है आसानी से दूर हो जाती है। उसकी तो मैंने तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है? मदद कैसे की जा सकती है, हम देखो काउंसलिंग एक माध्यम है, ठीक है। इसके बाद उसको आप काउंसलिंग के माध्यम से, क्योंकि पेशेंट अगर बच्चा है या चलिए बड़ा भी है, हाँ, लेकिन अगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा और बीमार हो जाएगा। हमें परिवार को भी समझाना होता है, फैमिली को भी हमको टीच करना होता है कि आप इनको सपोर्ट करिए कि ये मानसिक तकलीफ है और आप इनको इस तरीके से मतलब बहुत ही मतलब पोलाइटली आप इनके साथ में आइए, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्ड्स यूज मत करिए, मैंने उसको आप समझिए कि ये तकलीफ में है और इस तकलीफ का जो है ट्रीटमेंट अगर होगा तो सही हो जाएगा, ट्रीटमेंट होगा और बाकी आप उसको सहयोग परिवार को भी टीच करना पड़ता है ऐसे तकलीफ में। मैंने सर इस बात को एक्चुअली में क्या होता है ना कि उनको ये लगता है, जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको लगता है कि ये तो सब कुछ समझ रहा है ना, समझदार, बाकी तो समझदार समझ रहा है, इसको तो समझ में आ रहा है कि ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 100 का है, हाँ। सारे सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, सारी चीजें उसको समझ में आ रही है, कौन है, नाम दाम सब याद है, सब क्लियर उसको। तो ये क्यों नहीं समझ पा रहा परिवार, यहाँ पे वो समझ नहीं पाता है। हाँ, परिवार वहाँ पे समझ नहीं वहाँ नहीं समझता कि क्योंकि उसके माइंड में ये सारी चीजें बैक में चल रही है, और आपको पता है कि जो हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है वही आपका एक कॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है, आपका रिएक्शन है। आप कुछ भी जो कॉन्शियस माइंड में ले आ रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड का मात्र प्रतिबिंब होता है। आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, तो वो आपके बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड चलता है ना, कहीं ना कहीं चल रहा है, उसके बाद वो एक्शन में आ रहा है, बस वो एक्शन में आ रहा है। सर इसमें
समाज में बहुत लोग इससे भ्रमित भी रहते हैं, तो किस प्रकार के भ्रम है इसको लेकर के? भ्रमित रहते हैं, जैसे कि अब जैसे कोई बार बार कर रहा है तो उसको वर्ड बोलते हैं कि ये पागल हो गया। जैसे दिमाग में ये ना कि जब बहुत ज़्यादा वो करता है तो उसकी इस तरीके से वो रहता है कि नहीं ये तो पागल हो गया, इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो उस दूसरा जो आपका जो ये जो तकलीफ है, तकलीफ को कई लोग तकलीफ नहीं मानते, इसको सामान्य मानने लगते हैं। इसकी वजह से उसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो तकलीफ बढ़ जाता है और उस व्यक्ति के लिए पेनफुल हो जाता है जो इसका सफरर है। तो इसकी बीमारी के लिए मैंने डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? जब व्यक्ति के अगर परिवार देख रहा है कि इसको लिमिट से ज़्यादा ये बार बार वॉशिंग का इसको तक बार बार कर रहा है, हाथ धो रहा है, पैर धो रहा है, नहा रहा है, बाथिंग ज़्यादा ले रहा है, बार बार कपड़े बदल रहे हैं, ऐसे लोग बार बार कपड़े भी बदलते हैं सफाई के लिए, सफाई के लिए उनको गंदा दिखने लगता है। कोई आया गया उसमें भी उनको तकलीफ होने लगती है। कोई बैग लेके बाहर से आ गया, कोई सामान लेके आ गया, यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो, ये गंदा हो गया, वो गंदा हो गया। इस तरीके का जो साइन एंड सिम्टम जब अगर मिलने लगे तो आपको देर नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। क्या सर ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? बिल्कुल सही समय पे सही तरीके से इलाज करने से बिल्कुल सही होगा। और हम लोग की तो होम्योपैथी में इसका अच्छा ट्रीटमेंट है। आप मतलब जो है अगर सही समय पे अगर इलाज करते समय से कोई मरीज आ जाता है तो बिल्कुल इलाज है और बिल्कुल सफल इलाज है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो इसमें काउंसलिंग की भी भूमिका? काउंसलिंग देखो, शुरुआती दौर में जब पेशेंट को मैंने जो ट्रीटमेंट दिया है, पहले मेडिसिन, इसके बाद में जब वो थोड़ा सा उसका सबकॉन्शियस माइंड में रियलाइजेशन ज़्यादा पहुंच जाता है कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और वो समझने लगे, थोड़ा समझने लगे और कोई बोल देता है तो उसको ज़्यादा उसको इरिटेशन नहीं होता है, तो उस स्टेज में फिर काउंसलिंग चालू हो जाती है और फिर काउंसलिंग और प्लस मेडिसिन दोनों मिला के फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सर जैसे लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, लंबी जैसे बीमारियां होती हैं, लंबे समय से बनी आ रही होती हैं, तो पेशेंस नहीं रख पाते हैं और छोड़ देते हैं इलाज, तो उसके लिए देखिए पेशेंस नहीं रखना, और अगर वो सही से आपने अपने पेशेंट को और फैमिली को, पेशेंट तो नहीं समझता है, घर वालों को फैमिली को समझाना, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। पेशेंट को कई बार ये भी नहीं समझ में आता है कि शुरुआत में कि नहीं हमें ये तकलीफ है, हम क्यों दवा खाएं। वो उसको लगता है तुम्हें ज्यादा तकलीफ है, तुम लोग गंदे रह रहे हो, हमें ये तकलीफ नहीं। साफ अब आपसे ऐसे बोलेंगे भाई क्या, पेशेंट ही बोलते कि डॉक्टर साहब आप बताइए क्या साफ सफाई करना क्या कोई बुरी बात है, आप बताइए। वो सही कह रहा है अपनी जगह पर, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो। तो पेशेंट से ज्यादा पेशेंट का जो फैमिली है, परिवार है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका रोल, उसका पॉजिटिव रोल होना चाहिए। तो सर इसमें घर के साथ साथ व्यक्ति को समाज का भी सहयोग आवश्यक होता है। बिल्कुल, हमें लगता है कि क्योंकि अगर उसको आसपास के लोग, हम लोग, परिवार, रिश्तेदार सब जान रहा है तो उसको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर इसके बारे में कुछ लास्ट में सर बताइए आप कि मैनिया, जो वॉशिंग मैनिया है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को के लिए एक अच्छा मैसेज आए और लोग इसको जल्दी समझ सकें, पकड़ सकें, अपने परिवार में, आसपास में होने वाली इस बीमारी को। बहुत संक्षिप्त शब्दों में ये बोलूँगा कि वॉशिंग मैनिया लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो व्यक्ति सफ़र है उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है और उससे सही इलाज मिल जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो अपना नॉर्मल लाइफ सही से जीता है। और उसके साथ में यदि अगर अच्छे से व्यवहार करते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं तो बिल्कुल ही सफल चिकित्सा इलाज है इसका। तो दोस्तों आज हम लोगों ने वॉशिंग मैनिया के बारे में चर्चा की। बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि धीमे धीमे समाज में ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं और लोग इससे परेशान हैं, लेकिन शायद परिवार और समाज इसको समझ नहीं पा रहा है। जब समझता नहीं है तो वो घर में और परेशान रहता है। इसलिए समाज को और परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर ने बताया कि किस प्रकार से हम उनका ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इस तकलीफ से गुजर रहा है, और अगर हमने उसको सही समय पर पकड़ लिया
तो उसका इलाज भी है और होम्योपैथी में सब कुछ संभव है। इसलिए हम लोग इसके इस तरह की बीमारियों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।